हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, बहुत दिनों बाद ये आज यूट्यूब पर क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग अभी मान लीजिए कि एग्ज़ाम की टाइमिंग जो है बहुत कम बची हुई है। तो जैसा कि एग्ज़ाम को देखते हुए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फिजिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, जो हमें लग रहा है कि जो यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है उसको अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इसको बारीकी से लेकर के आप लोग एक अलग से नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स में इसको लिखेंगे और उसका जो भी है जितना मैंने थ्योरी दिया है उसका रिवीजन करेंगे और इसमें भी हम थ्योरी आपको बताएंगे। तो क्या क्या चीज़ें रही हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला लेसन है आपका आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, हाँ। चार्ज एवं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एवं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहला पहला पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कूलाम का नियम। कौन सा नियम है बच्चों? कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग आराम से पढ़ के जाइएगा। हालांकि ये बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर बात करते हैं कि इस कूलाम लॉ की बात करते हैं, कूलाम का नियम जो आया, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया था, उन्होंने क्या बोला था यहाँ पर? हाँ, यदि दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें जो फोर्स दिया जाता है, फोर्स फोर्स यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें देखिए, जब हम बात करते हैं कि दो पिंडों की बात करते हैं तो पिंडों में द्रव्यमानों की बात करते हैं, m1 और m2, इनके बीच की सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस कितनी है? r है। तो जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो अत्यधिक दूरी पर यानी बहुत दूर दूर स्थित पिंडों पर कार्य करता है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और किसी ग्रह के बीच में। तो यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है, लेकिन कूलाम का नियम छोटी से छोटी, अगर पूछेगा कि कूलाम के नियम की जो लिमिट है वो 10⁻⁻15 मीटर दूरी के लिए है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कूलाम का नियम कितनी दूरी पर, यानी कूलाम के नियम की सीमा क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? क्या बताएंगे? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर की दूरी तक ये लागू होता है, उससे अधिक दूरी पर लागू नहीं होता है। चलिए, तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, चलिए तो कूलाम ने क्या बताया अपने नियम में, क्या बताया? देखिए, ये रिवीजन है, हमने सारी चीजें आपको पढ़ा रखा है, हमने पूरी चीजें, पूरा फिजिक्स कवर कर रखा है, हमने पूरा चीज पढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि माना कि दो आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन की बात करते हैं, इनके बीच की सेपरेशन क्या है? r है। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं या तो ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, या फिर रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, या तो यहाँ पर आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये इनके कैरेक्टर पर डिफाइन करेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर दोनों 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 आवेश अगर समान नेचर के हैं तो इनके बीच में कैसा फोर्स होगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स होगा। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए, यहाँ पर देखिए, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, कूलाम साहब ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि यदि दो आवेश क्रमशः Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, भाई दोनों हो सकता है, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, या अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा या रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। तो इनके बीच लगने वाला जो भी बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको भली भांति याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, यहाँ से ये फोर्स निकल के आता है और हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमने बताया कि जो कूलाम के नियम की जो लिमिट्स है, जो सीमा है, वो 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर
यहाँ पर अगर बात कर लें तो हमने इसकी लिमिट दे दिया है। चलिए, तो यहाँ पर अगर एफ इक्वल टू, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएं भैया? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लेंगे एक कांस्टेंट के, Q1 Q2 अपान क्या होगा? आर स्क्वायर। बोलिए, ये भली भांति आपको समझ में आया? जहां के क्या है भैया? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना? कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर ये नियतांक है। और के का मान जो होता है, के की फिक्स वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 पावर 9 होती है। कितनी होती है बच्चों? 9 × 10 पावर 9 होती है। 9 × 10 की घात 9 के बराबर होती है। चलिए, अगर बात करते हैं तो के स्थान पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। जहां हमने आपको बता रखा है, चलिए यहां से दिखेगा। चलिए, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? यहाँ पर 8.85 × 10 पावर माइनस कितना? 10 पावर माइनस 12। यहाँ पर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इतना आता है। तो एक बार यहाँ से समझेंगे। चलिए, तो अभी इसकी वैल्यू हम फाइंड भी करवा चुके हैं, फाइंड करा भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो क्या आपको ये बातें समझ में आई? चलिए, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं फिर से। एफ इक्वल टू क्या है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसकी, चलिए, तो यहाँ से अगर बात करते हैं इसके एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के अगर डायमेंशन की बात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा भैया? Q1 और Q2। अब यहाँ पर बात करेंगे, चलिए, हाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी। बीमा क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा। अगर बीमा की बात करते हैं तो बल की बीमा क्या होती है? ml/t पावर -2, ml/t पावर -2। और यहाँ पर डिस्टेंस जो है, दूरी की बीमा क्या हो जाएगी? l/2। कितना हो जाएगा? l/2 अपान क्या हो जाएगा? Q1 Q2। यहाँ पर हो जाएगा AT होता है, एक आवेश की बीमा होती AT। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, तो a स्क्वायर और t स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे भैया? a/2 और t/2 कर देंगे। चलिए, यहाँ पर इन्हें जब चलिए यहाँ पर देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml/3 t पावर -4, ये ऊपर चला जाएगा -4, a पावर माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो यहाँ से इसकी बीमा तो आ गई भैया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मात्रक की, किसकी? मात्रक की। एप्सिलॉन नॉट के का मात्रक यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट जब बात करेंगे तो एफ आर स्क्वायर। देखिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आया था? एफ आर स्क्वायर अपान क्या आया था? Q1 Q2, यही तो आया था। तो बीमा सॉरी, यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? कूलाम स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार थोड़ा से पीछे आ जाते हैं। शायद मैंने यहाँ पे, हाँ, एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर थोड़ा से देखिएगा, ये जो मात्रक है वो ऊपर नीचे हो गया है। तो क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या भैया? कूलाम स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा इस तरीके से। और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हमने आपको कूलाम का नियम पूरी तरीके से बता दिया कि कूलाम के नियम में आपको क्या क्या लिखना है। कूलाम के नियम में जो भी चीज़ें थी यहाँ पर मैंने आपको इसको बता दिया है। जब भी आता है, देखिए, कूलाम के नियम में एक सदिश रूप पूछा जाता है, वेक्टर फॉर्म। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, तो एक
बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 है यहाँ पर। तो देखिए जब Q1 के द्वारा जब Q2 पर बल लगेगा तो यहाँ पर इसके बल का डायरेक्शन होगा इधर, और जब Q2 के द्वारा Q1 पर बल आरोपित किया जाएगा तो इसके बल का डायरेक्शन किधर होगा भैया, इधर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर होगा F2, F1 बराबर होगा F2 के, बट चिन्ह में दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, क्योंकि उनका डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे F1 का मान यहां से अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे R1 का यहाँ से कैप कर देंगे, और यहाँ पर ये यूनिट, यहाँ से ये क्या होता है, इसका मात्रक जो मान होता है वो यूनिट होता है, इसका मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ पर F2 लिखना होगा तो F2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 का कैप हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। चलिए और थोड़ा से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कूलाम के नियम की सीमा हमने बता दिया। यहाँ पे कूलाम के नियम का सदिश रूप भी हमने आपको सिखा दिया है। उसके बाद चलिए उसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे मेरे पास जैसे मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ जहाँ तक पहुँच पा रहा है ये मेरा क्या है, एक एरिया है। जहाँ तक मैं घूम के इस तरीके से मैं हाथ फैला रहा हूँ वो क्या है, एक मेरा एरिया है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके चारों ओर उसका क्या देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पर आवेश रखा हुआ है तो आवेश के चारों ओर का कुछ न कुछ क्या होगा, एरिया। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के चारों ओर कुछ न कुछ क्या होता है भैया, एरिया होता है, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी पदार्थ को, ऐसे मेटालिक पदार्थ को अगर रखा जाए तो वो अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ इसमें भी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बताएंगे कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चलिए यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी एक आवेश को यहाँ से किसी आवेश को लाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे इस आवेश को मैं यहाँ से उठाकर मैं यहाँ लाना चाहूँ अगर, ठीक है ना, इस आवेश को अगर मैं यहाँ से यहाँ इस आवेश के भीतर लाना चाहूँ तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हूँ, ठीक है, मैं एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हूँ, ऐसा अजम्पशन कीजिए अपने आप को फील, ठीक है। देखिए फिजिक्स जो होता है फील करने वाला विषय ही होता है, उसे आप फील करके महसूस करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक चार्ज हूँ, ठीक है, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हूँ, अगर मेरे पास कोई मेरा ये एरिया है, तो अगर मेरे एरिया में कोई दूसरा चार्ज आता है, ठीक है ना, सबका एक एरिया होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट भी होते हैं तो उनका भी एक एरिया होता है, ठीक है ना। कभी झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना कि चलिए वहाँ मिल लेंगे, तो वो अपना एरिया होता है। तो इस आवेश के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उन आवेशों के बीच में अगर वो सेम नेचर वाले चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर
यहाँ पे अपोजिट नेचर के अगर चार्ज होंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यही तो बताया हमने। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चलिए, अभी इस समय थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि हमने एक बार आपको पूरी तरीके से इसका कंसेप्ट पढ़ा दिया है, इसलिए हम थोड़ा से तेजी से आगे जाना चाहेंगे ताकि आपका कम से कम 3 से 4 क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म हो सके। ठीक है। चलिए, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। चलिए, वैद्युत क्षेत्र, अब यहाँ से देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैं पूरी की पूरी अगर बात करूं तो ये इम्पोर्टेंट जितनी चीजें हैं यूपी बोर्ड की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं करवाने वाला हूँ, वो सारी चीजें करा रहा हूँ। जितने फैक्चुअल चीजें हैं वही करा रहा हूँ, बाकी की चीजें मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी उतना विस्तार करने का समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो कक्षा 12 वाले जो है जोर लगा के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, E इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा भैया F/Q0। देखिए यहाँ से इस फार्मूले की मदद से आप आराम से बता सकते हैं कि ये किस तरीके से है। चलिए, चलिए, ये एक फार्मूला है तो आप इसकी मदद से आप इसे बना सकते हैं आराम से। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या बोल सकते हैं भैया? एकांक धन परीक्षण आवेश। इसे क्या बोल सकते हैं? एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाला बल एकांक धन पर, देखिए कैसे बताओगे? जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है सॉरी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है मेरे पास, मेरे चारों ओर आसपास वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है? जब चार्ज उत्पन्न करेंगे तो भैया जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लाना चाहूँ, ठीक है, हाँ आपके एरिया में, ठीक है ना, आपके दुश्मन को अगर मैं लाना चाहूँ तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसे फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और मैं जबरदस्ती इसमें Q0 एक चार्ज है, परीक्षण आवेश, ठीक है ना, जिसका परीक्षण आवेश का मतलब जिसका अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता, जिसका मतलब अपना कोई विशेष एरिया नहीं होता है, जिसका क्षेत्र नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश को अगर Q0 को इस क्षेत्र के भीतर अगर लाएंगे तो भैया इस पर क्या लगेगा? फोर्स तो लगेगा ना। हाँ, तो लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे बताओगे? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाले बल को, ठीक है, किसी, ठीक है ना। देखिए हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं भैया, आपको थ्योरी जैसे मान लीजिए कि आपको थ्योरी लिखना हो तो वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिख करके करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे समस्या होगी। और हम तो आपको सारा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर चुके हैं, सब लिखा ही दिए। चलिए, तो यहाँ से क्या करोगे? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। अब भैया देखिए वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? कैसी राशि है बताइए, कैसी राशि है? तो आप क्या बताएंगे? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। कैसी राशि है भैया? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है ना।
कैसी राशि है? सदिश राशि। बोलिए समझ में आया? ये क्यों सदिश राशि है? अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स है, आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जब बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। जिस दिशा में आप बल लगाते हैं उसकी दिशा में वो विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आता है, ठीक है ना? जिसमें डायरेक्शन आता है वो सदिश राशि होती है। जैसे मान लीजिए हमें समय देखना हो, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भैया विनोद, हाँ है ना, हाँ एक समय डायलॉग चल रहा था ना विनोद वाला, आपसे पूछेगा कि विनोद टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हाँ जैसे 5 बज रहा है तो क्या बताएंगे? 5 बजकर कितना, 5 बजकर जो मिनट बताते हैं तो दिशा थोड़ी बताते हैं कि 5 बजकर इतना मिनट पूरब दिशा हो गया, तो उसमें डायरेक्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बल में डायरेक्शन होता है। चलिए, तो कैसी राशि है भैया? सदिश राशि है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक देखिए, मात्रक बहुत जरूरी है आपको। अगर वैकल्पिक क्वेश्चन करना है तो आपको मात्रक जरूर याद रहना चाहिए। ई बराबर एफ अपान क्या होता है? क्यू नॉट। अब यहाँ पर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बोलिए समझ में आया? हाँ, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ताकि तभी मजा आता है। हम लोग तो मेहनत कर जाते हैं लेकिन आप लोग उसे देख करके केवल छोड़ देते हैं, ठीक है? अगर कोई भी लड़का वीडियो को लाइक नहीं करता है तो उसे 100 तोपों की सलामी दी जाएगी, ठीक है? लाइक करके जाना है, नहीं तो दौड़ाएंगे भी। चलिए, यहाँ पर देखिएगा ये कैसी राशि है, ये आपको पता चल गया सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन का मतलब होता है क्या भैया? हाँ, बीमा। अरे LIC नहीं, बीमा, 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 ठीक है? हाँ, वो अलग होता है LIC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E = MLT पावर -2, MLT पावर -2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। और आवेश की बीमा क्या होगी भैया? 80 हो जाएगी। क्या होगी? 80 होगी, ठीक है? हाँ, चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसकी बीमा क्या होगी भैया? MLT पावर -3, क्योंकि ये नीचे वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और A का पावर कितना हो जाएगा? -1, ठीक है? चलिए, ये बीमा भी आपको आ गई, समझ में आया? चलिए, तो हाँ, बहुत ही ये क्लास इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना? मज़ेदार क्लास होगी और इसी तरीके से सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एक झटके में ऐसे चीज़ें होती चली जाएंगी, चुटकियों में करते चले जाएंगे। और आसान भी है बहुत सारी चीज़, फिजिक्स आसान होता ही है, ठीक है ना? हाँ, अगर किसी को कठिन लगता है तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी को अगर कठिन लग रहा है कि आपको समस्या हो रही, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? इंग्लिश अपना लिख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? अब यहां से दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं। चलिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो यहां पर अगर हम बात कर लें, जैसे मेरे पास अभी मैंने 2 नेचर वाले चार्ज लिखा है। एक पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूं, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक ठो का हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है? हाँ, नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर हैं दोनों। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टार्च है, क्या है? टार्च, ठीक है? हाँ, टार्च वर्च बिल्कुल ले करके बैठिए, तब फिजिक्स में फील आएगा, तब समझ पाएंगे, ठीक है? हाँ, एक ठो टार्च ले लीजिए और एक ठो रुमाल ले लीजिए। क्या लेना है आपको? एक रुमाल लेना है, ठीक है? पतली वाली रुमाल लेना है, ठीक है? हाँ, चलिए, एक ठो टार्च लीजिए और एक रुमाल लीजिए। तो जैसे ये टार्च है, टार्च के ऊपर आप ऐसे रुमाल को ऐसे ढक देंगे, ऐसे डाल देंगे और टार्च को आप जलाएंगे। जब टार्च को आप जलाते हैं तो आप देखते हैं कि रुमाल से ऐसे प्रकाश बाहर की ओर निकल गया,
निकलता है, इस तरीके से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो आपको लाइट दिखती है, हाँ दिखेगी ना, हाँ। तो यहाँ से इस तरीके से आवेश से भी इस तरीके से कुछ रेखाएं निकलती हैं। सर हमको तो दिखाई नहीं देती हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, काहे, देखने की जरूरत ही क्या है, बोलिए क्या करेंगे देख करके। वो नहीं दिखती हैं क्योंकि वो इमेजिनरी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। फिर कैसे देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे, ठीक है ना। हाँ चलिए, उपकरण किस काम में आएंगे, ठीक है। हाँ उपकरण, जैसे मान लीजिए कि क्या बुखार आपको दिखाई देता है, नहीं दिखता है, तो आप किससे माप करते हैं, थर्मामीटर से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या करते हैं, इसी तरीके से इमेजिन करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो धन आवेश होता है उससे बाहर की ओर निकलती हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये जाती कहाँ होंगी, ठीक है ना, आपके घर नहीं जाती हैं, ठीक है ना, मोहल्ले से गुजरते हुए कहाँ चली जाती हैं, इनफाइनाइट की ओर चली जाती